सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना के मरज़ जो है संगीन सूरत इख्तियार करता जा रहा है। डॉक्टर और तिबी माहिरीन है वो क्या बताते हैं कि जो तीसरी लहर है इसका वायरस आप कह लें कि नई किस्म का है, ये ज़्यादा ख़तरनाक है पहली लहर से दूसरी लहर से। इस वायरस का मुकाबला करने के लिए वैक्सीनेशन का जो अमल है वो भी आपको पता है कि तेज़ी से जारी है। अच्छा, कोरोना के जो बढ़ते वार है उसको रोकने के लिए वैक्सीन आप समझ लें कि एक ढाल का किरदार अदा करती है। एहतियाती तदबीर के तौर पर हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन भी लगा रही है। अच्छा, अब हम सियासत की अगर बात करें तो वहाँ पे खुद लॉकडाउन चल रहा है। ये इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के रूठ जाने के बाद कह लें कि गम से निढाल है। अब लगता है कि इसी गम ने पीडीएम के सरबराह और नून लीग के कायद को बीमारी कर दी है। मसला ये कि पीडीएम इत्तेहाद की सेहत बहाल करने की कोई वैक्सीन अभी तक तैयार ही नहीं हो सकी, और अगर है भी तो कारगर साबित नहीं हो सकी। अब इत्तेहाद में शामिल तमाम सियासी जमातें हुकूमत गिराने और अपने मुकदमात के खात्मे के लिए एंटीडोट तो सोचती रही हैं। किसी ने लॉन्ग मार्च को हुकूमत के खिलाफ मौसर हथियार ख्याल किया और किसी ने लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफ़ों को नथी करना मुनासिब समझा, और कोई पार्लियामेंट के ज़रिए हुकूमत को गिराने की तदबीर सोचता रहा। लेकिन इस सारे चक्कर में इत्तेहाद बस नाम का रह गया। लोग कहते रहे इत्तेहाद खतरे में है, इत्तेहाद खतरे में, लेकिन उस वक्त हा करके उन बातों का मजाक उड़ाया गया। और जब खुद को इत्तेहाद के करता धरता समझने वाले जागे तो ये इत्तेहाद मुंह के बल गिर चुका था। अच्छा, इत्तेहाद तो रहा एक तरफ, इस इत्तेहाद में शामिल दो बड़ी जमातें, एक JUI और नून लीग। उन्हें रियासत मुखालिफ जो बयानिया है ना वो खा गया, और रियासत के खिलाफ मुहाजराई पर जो मबनी वायरस है उसके आगे पीडीएम के बचाव की हिफाजती वैक्सीन ने कोई असर ही नहीं किया, क्योंकि यही बयानिया पूरी पीडीएम में भी जहर घोल चुका था। मैं ज़रा याद करवाना चाहूँगी क्या क्या बातें होती रहीं। कभी बलूचिस्तान को अलहदा करने की बातें, हर्जा सराई, कभी उर्दू पे डायरेक्ट वार करते रहे, हमले करते रहे, कभी लाहौरियों को गद्दारी के ताने, आपको सब याद है ना नाजरीन। इसी वायरस ने पूरे अपोजिशन इत्तेहाद को कह दें कि इन्फेक्ट कर दिया। अब सच्ची बात क्या है कि पीडीएम इत्तेहाद के टूटने को लेकर ख़तरे की घंटी बहुत पहले ही बज चुकी थी। मैं तो बहुत पहले सबको बता रही हूँ प्रोग्राम में कि इत्तेहाद ज़्यादा देर नहीं चलेगा, ये तो टूटना ही है। लेकिन अब देख लें कि अब तो ऐसी सिचुएशन है कि एक तो होता है टूटना, एक इतनी तबाही के साथ टूटना, इतनी तबाही सामने नज़र आ रही है। हुकूमत से मुकाबले करने के दावेदार थे ये, लेकिन अब एक दूसरे पे हमले कर रहे हैं। अब सोचें ज़रा कि आप चले इकट्ठे होके कि हम फ़लाँ को नुकसान पहुँचाएंगे, आप सबका एजेंडा क्या है कि हमने इसको नुकसान पहुँचाना है। अब वो जिसको आपने नुकसान पहुँचाना है अब हाँ तो वो करेगा, जाहिर बात है, क्योंकि आप लोग जो उसको गिराने चले थे आप तो आपस में लड़े जा रहे हैं, आपकी तो आपस में लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही। तो उसके लिए तो बेसिकली सुकून का लम्हा है कि चलो शुक्र है आपस से लड़ पे ने, मीनू के नुकसान पहुँचाने। अब आज पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल शाहिद खान अब्बासी साहब ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब से मुलाकात की। ज़राए क्या कहते हैं? ज़राए कहते हैं कि इस मुलाकात में सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुंतखब होने के बाद की सूरत हाल पर बाकायदा मुशावरत की गई है, और सबसे अहम बात जिस पे JUI और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इत्तेफाक हुआ है वो ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तस्लीम नहीं करना। और ये भी खबरें हैं कि नून लीग और JUI मिलकर सेनेट में अपना अपोजिशन लीडर लाने की पूरी कोशिश करेंगी, और इस मिशन को पूरा करने के लिए मुस्लिम लीग नून और JUI पीडीएम में शामिल दीगर जमातें उनसे रब्ता भी करेंगी। अच्छा नाज़रीन, इस मुलाकात में अपोजिशन की दो बड़ी जमातों ने पीपल्स पार्टी की जो तर्ज सियासत है उस पर बहुत ज़्यादा कह लें कि मायूसी का इजहार किया। बड़े मायूस हैं वो, पीपल्स पार्टी की तर्ज सियासत पर खुलकर इजहार किया गया इस बात का। अब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब के बकौल पीपल्स पार्टी ने बाप से हिमायत मांगकर सबको मायूस किया है। अच्छा नाज़रीन, ज़रा गौर कीजिए, ऐसा नहीं लग रहा, बाकायदा ऐसा लग रहा है कि JUI और नून लीग पीपल्स पार्टी को लेकर बाकायदा वो इंतकामी आग नहीं होती उसमें जल रही है। पीपल्स पार्टी ने क्या किया है? अपना जमहूरी हक इस्तेमाल किया, हक है उनको कि अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करें, और उसने अपना अपोजिशन लीडर मुंतखब करवा लिया। अब पीडीएम में शामिल तमाम जमातें जमहूरी होने का दावा करती हैं, ऐसे कहते हैं ना जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत। जमहूरियत का तकाजा क्या है?
इन दावेदारों से मैं पूछती हूँ, बल्कि इनको बताती हूँ कि जमहूरियत का तकाजा क्या है। बड़ा जमहूरियत करते हैं ना आप लोग। जमहूरियत का तकाजा ये है कि पीडीएम में शामिल तमाम जमातें एक दूसरे की राय का एहतराम तो करती सबसे पहले। अल्लाह के बंदो, सिर्फ जमहूरियत कहना आता है? कभी प्रैक्टिकली भी तो साबित करो कि जमहूरियत होती क्या है। सिर्फ बातें सुन ले आप लोगों से, ज़बानी जमा खर्च, अमल दरामद कुछ होता नहीं है, अमल करते नहीं आप लोग प्रैक्टिकली। जो आपका कॉल है और फेल है, बाकायदा तजाद है इसमें। यानी जो आपके अमल है वो आपके अल्फाज से बिल्कुल डिफरेंट है, ऑपोजिट है, बिल्कुल उलट है। बाकायदा बताते ना प्रैक्टिकली, एहतराम करते एक दूसरे की राय का और बताते कि ये होती है जमहूरियत। मिसाल कायम करें ना पहले, फिर बातें करें। लेकिन जेयू और नून लीग, ये जो दोनों पार्टियां हैं, अब पीपल्स पार्टी से बाकायदा सियासी इंतकाम लेने पर आ गए। क्या कहूँ मैं, मेरे ख्याल से ये कहना चाहिए कि जमहूरियत ही होगी। क्या जमहूरियत ही है शायद ये सियासी इंतकाम, और क्या होगा, जमहूरियत ही होगी। अब देखा जाए ये इन ऑपोजिशन बातों का एक आप समझ लें कि सियासी हक है, लेकिन इस हद तक आप आगे चले जाएं किसी भी चीज़ को लेके, मामले को लेके, ये बात समझ नहीं आती। आप एतराज़ करें किसी बात पे, आप लॉजिक से बात करें, आपके पास ठोस आर्गूमेंट हो, आप बात करें। सबसे बड़ी बात, जमहूरियत किस सिचुएशन में क्या तकाजा रखती है, आप उस तकाजे से पे मबनी कोई बात करें, राय का इजहार करें, अपने अमल से साबित करें, आपके डिसीजंस बताएं, आपकी राय बताएं, आपके अल्फाज बताएं, उस सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका बताएं कि हाँ भाई आपसे बेहतर किसी को नहीं पता जमहूरियत क्या होती है। लेकिन आप लोगों के अमल तो बिल्कुल उलट है। मतलब बातें आप जमहूरियत की करते हैं और अमल आप ऐसे करते हैं जिससे आप लोगों को पता ही नहीं कि जमहूरियत होती क्या है। अब सवाल क्या है, नून लीग और जेयूआई चेयरमैन सेनेट की तकरीरी को गैर आइनी करार दे रहे थे, ऐसे ही ना कह रहे थे गैर आइनी, और इसलिए वो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद भी लाना चाहते थे। अब एक सवाल, एक लम्हे के लिए मान लें, चले एक लम्हे के लिए मान लें कि पीडीएम पीपल्स पार्टी के ऑपोजिशन लीडर को हटाकर अपना ऑपोजिशन लीडर ले आती है, अगर तो उसके बाद पीडीएम पीपल्स पार्टी से ये तवक्को किस तरह करेगी कि वो चेयरमैन सेनेट को हटाने में पीडीएम की हिमायत करे? कैसे? क्योंकि सेनेट में इस वक्त अक्सरियत किसकी है? पीपल्स पार्टी की, और इसकी हिमायत के बगैर चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कैसे कामयाब हो सकती? अब राना सनाउल्लाह साहब इसके बावजूद, ये जितना कुछ हो रहा है इसके बावजूद, तीर वाली जमात से एक्सपेक्ट करें, उम्मीद रख कि वो संजरानी साहब को हटाने में ताउन करेंगे और कुछ दो और लो की पॉलिसी के तहत मामले को हैंडल किया जाएगा, हल किया जाएगा। ये कुछ दो और कुछ लो इस वक्त क्या है, ये क्या पॉलिसी है? ज़रा राना सनाउल्लाह साहब का क्लिप देखिए, काफ़ी हद तक आपको समझ आ जाएगी। जी तो सुना आपने, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और तमाम पीडीएम की सियासी जमातों में इस्तीफ़ों के हवाले से इख्तलाफ राय था। यही नहीं बल्कि वो अब पीपल्स पार्टी से आस लगाए हुए हैं कि वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में अपने इस्तीफ़े ना देने वाले फैसले पर नजरसानी करेगी। हालांकि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को बाकायदा कोरा जवाब दे दिया कि वो किसी सूरत भी असम्बलियों से इस्तीफ़े नहीं देने वाले। अच्छा फ़र्ज़ करें अगर पीपल्स पार्टी असम्बलियों से इस्तीफ़े देने पर मान जाए, फ़र्ज़ करें, तो क्या फिर पीडीएम भी सेनेट में अपना ऑपोजिशन लीडर लाने के लिए कोशिशें नहीं करेगी? और क्या फिर ऐसे में पीडीएम गिलानी साहब को बतौर सेनेट ऑपोजिशन लीडर तस्लीम कर लेगी? अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि अब पीडीएम बजाय हुकूमत पर दबाव डालने के पीपल्स पार्टी पर दबाव डाल रही है कि वो इसकी हाँ में हाँ मिलाए। और तो और राना साहब नंबर गेम का जिक्र कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी से फरमा रहे हैं कि वो दावा करी कि उसके पास सेनेट में अक्सरियत है, तो फिर वो अपने वोट यकीनी बनाए, और नून लीग के पास भी अपने वोट हैं, और अगर दोनों जमातों के वोट मिलाए जाएँ तो ये 58 वोट बनते हैं, 58, और इन वोटों के ज़रिए आसानी के साथ सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब कराई जा सकती है। अच्छा, राना साहब पीपल्स पार्टी को ये भी बता रहे हैं कि अगर सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो फिर पीडीएम यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बना देगी और यूँ अपोजिशन लीडर का मसला हल हो जाएगा। सिंपल सी बात है। यानी नाज़रीन, हुआ ना सीधा सीधा कुछ दो और कुछ लो वाला फार्मूला, जो कि मैंने आपको आगाज़ में बताया था कि अब ये ज़ेरे गौर है कि जी कुछ दिया जाए और कुछ लिया जाए। और एक और बात जो यहाँ बहुत अहमियत की हामिल है वो ये कि राना साहब ने पीपल्स पार्टी को अपने हासिल करदा वोट यकीनी बनाने की जो बात की, अगर देखा जाए तो इस बात में ये बात कम तंज ज़्यादा थी। तंज कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि राना साहब की बात का ये मतलब है कि पीपल्स पार्टी मैदान में आए और चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में हिस्सा ले तो उसको पता लग जाएगा कि जिस अक्सरियत के होने का दावा कर रही है वो इसके पास है भी या नहीं है। तो बात कम तंज है। और एक और अहम बात, जब चेयरमैन सेनेट का इंतखाब किया जा रहा था तो उस वक्त
ये जो 7 वोट मुस्तरद हुए थे, याद करें, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। अगर यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट ही बनाना था तो उनको हरवाया ही क्यों गया? और इस पर जो बहुत से लोग हैं उनकी राय ये भी है कि पीपल्स पार्टी ने अपना ऑपोजिशन लीडर बनाकर नून लीग को बाकायदा कान करा दिए थे, बल्कि कुछ लोग कहते हैं कि कान पकड़ा दिए थे और कान से धुएं निकल रहे हैं पीडीएम के। अब इसीलिए कह लें कि जो पीडीएम है ना, वो चेयरमैन सेनेट को हटाने और गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाने की बात करती नजर आ रही है। और अगर ऐसा होता है तो फिर नून लीग को वो मिल जाएगा जिस ख्वाहिश का इजहार वो करते चले आ रहे हैं। लेकिन ये जो नून लीग की नायब सदर साहिबा है ना, मैं कहती हूँ सारे सियासतदान एक तरफ और नून लीग की नायब सदर साहिबा के स्टैंडर्ड्स एक तरफ। वो क्या कहती हैं? अब वो कहती हैं कि जी ऑपोजिशन लीडर का ओहदा तो बहुत छोटी चीज़ है, बड़ी छोटी चीज़ है। तो फिर इस छोटे से ओहदे के लिए मैं आपसे मैडम ज़रा पूछना चाहूँगी, इतने छोटे से ओहदे के लिए इतने पापड़ बेलने की क्या ज़रूरत है? छोड़े छोटी चीज़ को, इतने पापड़ बेल रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑपोजिशन इत्तेहाद चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की जो तहरीक है, इसकी आड़ में पीपल्स पार्टी को नीचा दिखाना चाहती है? यानी पीडीएम कुछ ऊंच नीच करके पीपल्स पार्टी से अपना इंतकाम लेना चाहती है, लेकिन पीपल्स पार्टी किसी बात का कोई जवाब नहीं देना चाहती। वो बातों से ज़्यादा अमली तौर पर सियासत करने पे यकीन रखती है, जिस पे उनकी तारीफ बनती है। राजा परवेज़ अशरफ साहब का क्लिप होगा, टीम चलाइएगा। अच्छा सुना आपने नाज़रीन, ये नून लीग समेत पूरी जो पीडीएम है ना, वो उल्टा चेयरमैन सेनेट की हार का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को करार दे रही है। और पीपल्स पार्टी इसके जवाब में क्या कह रही है कि जी पीडीएम की मिसाल उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली है। अभी जो राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, ये पीपल्स पार्टी पे लगाए जाने वाले इल्ज़ाम का जवाब क्या दे रहे हैं? जवाब देते हुए कह रहे हैं कि भला कौन अपने ही उम्मीदवार को हराना चाहेगा। बाकायदा ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी क्यों ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाएगी या हिकमत अमली अपनाएगी जिससे उसको खुद नुकसान पहुँचे। पीपल्स पार्टी को भी दुख है कि पीडीएम ने उसके खिलाफ अलग से एक मुहाज खड़ा किया है, और पीपल्स पार्टी चाहे तो वो पीडीएम की हर बात का जवाब दे सकती है। लेकिन इस जमात की सियासी तरबियत ऐसी है कि वो इल्ज़ाम तराशी की सियासत पे यकीन ही नहीं रखते। सिंपल सी बात है। अब राजा परवेज़ अशरफ साहब ने पीडीएम की जो दोगली पॉलिसी है उसको एक्सपोज भी किया है, और क्या कहा है कि पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध को लॉन्ग मार्च के लिए मोबिलाइज किया हुआ था और वो पूरी तैयारी के साथ लॉन्ग मार्च करना भी चाहती थी। लेकिन वो पंजाबी में कहते हैं ना कि एन वक्त में पीडीएम ने इस्तीफों का लुच तला, जो पीपल्स पार्टी के लिए किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं था, और पीपल्स पार्टी अब भी किसी भी सूरत इस्तीफ़ा नहीं देना चाहती। अब नाज़रीन, मेरी ज़ाती राय में ये जो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, ये भी इस्तीफ़ों पर वही मौक़िफ़ इख्तियार करेगी जो पीपल्स पार्टी की आला क़यादत का मौक़िफ़, वही मौक़िफ़, क्योंकि यही रिवायत रही है ना। और इस बार भी रिवायत के मुताबिक ही सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी अपना फैसला देगी। और अपोजिशन लीडर के हवाले से अगर बात उन्होंने की, जो राजा परवेज़ अशरफ साहब ने क्या कहा कि उन्होंने नून लीग से दरख्वास्त की है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कौमी असम्बली में आपकी जमात को अपोजिशन की सरबराही लिए बराए मेहरबानी सेनेट में हमारा अपोजिशन लीडर होगा, ये बात मान लें। लेकिन उनकी ये दरख्वास्त रद्द कर दी गई, और गिलानी साहब भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। गिलानी साहब का क्लिप होगा, चलाइएगा। गिलानी साहब कह रहे हैं कि हर जमात से रब्ता किया गया कि उन्हें अपोजिशन लीडर बनाया जाए, लेकिन किसी ने हाथ नहीं पकड़ाया, जिसके बाद पीपल्स पार्टी ने अपना जमहूरी हक इस्तेमाल किया, ऐसी तदबीर अपनाई कि बिगड़ी हुई बना ली और गिलानी को सेनेट का अपोजिशन लीडर मुंतखब करा लिया। पीडीएम और ख़ासतौर पर नून लीग पीपल्स पार्टी पर इस बात का इल्ज़ाम लगाती रही है कि उसने बाप की मदद से गिलानी को अपोजिशन लीडर मुंतखब करवाया, जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब क्या कह रहे हैं कि बाप में से एक ग्रुप ने अलहदगी इख्तियार की और उसने आज़ाद उम्मीदवारों का एक ग्रुप तरतीब दिया, जिसने बाद में गिलानी साहब को वोट डाला। पीपल्स पार्टी दावा कर रही है कि उसने आईनी तरीके से और जमहूरी दायरे में रहते हुए गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर मुंतखब करवाया। इसीलिए इनके खिलाफ पीडीएम कोई भी साजिश करेगी तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसीलिए अब ये खबरें गर्म है कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग को कोरा जवाब देते हुए कहा है कि अगर सेनेट में हमारे अपोजिशन लीडर को नहीं माना गया तो फिर कौमी असम्बली में आपके अपोजिशन लीडर को भी कोई नहीं मानेगा। यानी सेनेट का जवाब कौमी असम्बली में दिया जाएगा। ये कहानी, क्या नून लीग ये बात मानेगी या नहीं, ये भी सवाल। अभी तो ऐसे कोई नहीं आ रहे ना कि लीगी पॉलिसी या बयानिए में कोई तब्दीली आई हो। ऐसा इकबाल साहब का क्लिप होगा, ज़रा देखिए। अच्छा, मैं पहले भी गुजारिश कर चुकी हूँ और अब मैं दोबारा बड़े अदब से ये मशवरा देना चाहूँगी कि सियासत करें, आपका हक है, लेकिन सियासत के नाम पे इदारों पर तनकीद, इदारों से उलझिए तो नहीं, मत उलझिए इदारों से। ऐसी सियासत करें जैसी पीपल्स पार्टी कर रही है, यानी पार्लिमानी सियासत। सड़कों पर एहतजाज करने में कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं मिलेगा, इससे हुकूमत का तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन अवाम का बिगड़ेगा, बेचारी गरीब अवाम का नुकसान होगा। प्लीज़ इस बात को समझिए,
एहतजाज आपका हक है, मगर ये हक अगर मौका देखकर आप इस्तेमाल करें और अगर मौका देकर इस्तेमाल ना किया जाए, सोचें ज़रा, तो फिर नुकसान किसका हुआ? अपना नुकसान हुआ ना। और मैं अकेली तो नहीं बात कह रही, ये बात बहुत से लोग आपको समझा रहे हैं, बहुत से सियासी तज्ज़ियाकार आपको बाकायदा समझा रहे हैं, मशवरे दे रहे हैं अपनी अपनी अकल और समझ बूझ के मुताबिक, जो तमाम ख़बरों पे, तमाम हालात पे, वाक़ियत पे नज़र रखते हैं, वो तमाम मशवरे दे रहे हैं कि खुदा का खौफ करें, गरीब आवाम का नुकसान ना करें, एहतजाज करें, आइनी तरीका ढूंढें, जमहूरी तरीका अपनाएं प्रैक्टिकली, जिसमें आपका नुकसान ना हो, बेचारी आवाम का नुकसान ना हो, मुल्क का नुकसान ना हो। और अगर जिस तरह आप लोग कर रहे हैं, यकीन जानिए सिर्फ वक्त ज़ाया करेंगे, अपना वक्त ज़ाया करने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ हाथ नहीं आएगा। और मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को भी सिलेक्टेड कह रही है, यानी जिसकी आपसे ना बने, जो आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करे राय में, वो सिलेक्टेड हो गया। एक लाइन में अगर मैं इनका निचोड़ करूँ, जिसकी इनको समझ नहीं आई, जो इनसे थोड़ा सा हट के चले, या इनकी हाँ में हाँ ना मिलाए, या जी हुजूरी ना करे, या जो इनको समझ नहीं आए, जिसका तरीका इनसे मुख्तलिफ हो, भले उसका तरीका बिल्कुल सही हो और इनका गलत हो, क्योंकि इन्होंने तो अपने को गलत मानना नहीं है, तो बस फिर वो सिलेक्टेड हो गया। अब पीपल्स पार्टी इनको सिलेक्टेड लग रही है। और अब तो एहसन इकबाल साहब ने बाकायदा इस बात का एतराफ़ किया कि पीपल्स पार्टी ने PDM से राहें जुदा कर ली हैं। और क्या कह रहे थे कि अगर पीपल्स पार्टी ने बाप से वोट लिए और अपना अपोजिशन लीडर बना लिया तो ये उनकी चॉइस है। PDM इस वक्त नाजरीन इंतशार का शिकार है, बुखलाहट का बल्कि शिकार है, कन्फ्यूज़ है, कुछ हासिल ना होने के गम ने कह लें कि इस इत्तेहाद को निढाल करके रख दिया है। और इसी का असर है कि पता नहीं चल रहा कि किसने कहना क्या, किसे क्या कहना है। और इसीलिए अपोजिशन कभी इदारों पे हमले करती है, कभी गैर पार्लिमानी तरीके से हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल कर है, और ऐसे ऐसे इनके आइडियाज़ जो फ्लॉप हुए चले जा रहे हैं, फिर भी इनको समझ नहीं आ रही कि हम सही नहीं चल रहे। अपने ऊपर गौर करें, अपना वक्त ज़ाया करें, अपना इमेज तबाह करें, जो थोड़ा बहुत रह गया है। आप देखिए नाज़रीन, एक तरफ मुस्लिम लीग नून वोट को इज्जत देने की बात करती है, कहते हैं ना वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, तो दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ को मिलने वाले अवामी मैंडेट को मानने के लिए तैयार नहीं। अच्छी वोट को इज्जत है ये, ऐसे तो नहीं होता ना। यानी आप लोग कहते हैं कुछ है, अमल कुछ करते हैं, वोट को इज्जतों की बात करते हैं, और अगर किसी को अवामी मैंडेट मिलता है, वोट मिलता है, तो आप कहते हैं धांधली है। किसी को भी आप सिलेक्टेड कह देते हैं, 5 मिनट नहीं लगाते आप सिलेक्टेड कहने में। ऐसे तो नहीं होता, आप धांधली का इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन साथ ये भी कहें ना कि जहाँ जहाँ से हम जीते हैं वहाँ ठीक है। साथ ये भी कहते हैं जहाँ हम हारे हैं वहाँ धांधली हुई है, जहाँ फिर आप जीते हैं वहाँ धांधली नहीं हुई। ऐसे थोड़ी होता है, अजीब सोच है आप लोगों की। अगर वोट को ना अल्लाह के बंदो हकीकत में इज्जत देनी है, तो नून लीग को ये चाहिए कि पीपल्स पार्टी को सिंध और कौमी असम्बली से इस्तीफे देने पे मजबूर ना करे। ये मेरा मशवरा है नून लीग को। फिर सही मानों में हम समझेंगे कि वाकई आप वोट को इज्जत देने की बात करते हैं, आपको ख्याल है वोट की इज्जत का। अगर असम्बलियाँ तहलील हुई तो पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ का नुकसान नहीं होगा, बल्कि जमहूरियत का नुकसान होगा, जमहूरियत को धचका लगेगा। काश आप लोग जल्दी ये बात समझ जाएं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ दिन पहले भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के नाम एक ख़त लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी हम हमसाया मुल्क होने के नाते पाकिस्तान के अवाम के साथ खुशगवार ताल्लुकात चाहते हैं। अच्छा, मोदी ने ख़त में ये भी लिखा था कि यौम पाकिस्तान पर पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। दोनों ममालिक में खुशगवार ताल्लुकात के लिए एतमाद पर मबनी दहशतगर्दी और दुश्मनी से पाक माहौल बहुत अहम है। अच्छा, भारतीय वज़ीर आज़म का मज़ीद लिखना था कि उम्मीद है कि पाकिस्तान कोरोना वबा से बेहतरीन तरीके से निपटेगा। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोरोना के हवाले से भारतीय वज़ीर आज़म ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अब इसके पीछे मोदी का असल मकसद क्या है, हम इस बात पर गौर करना है। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को जवाबी ख़त लिखा है, जिसमें एक तो उन्होंने मोदी का शुक्रिया अदा किया और दूसरा वज़ीर आज़म साहब ने लिखा कि जी पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम भारत समेत जो तमाम हमसाया ममालिक हैं उनसे पुरअमन और ताउन पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं। जनूबी एशिया में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए जम्मू कश्मीर समेत जितने भी गौरतलब इशूज़ हैं, तनाज़ात हैं, उनका हल होना बहुत ज़रूरी है। भारतीय वज़ीर आज़म को ख़त में ये भी कहा गया है कि जी तामीरी और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात के लिए साज़गार माहौल पैदा करना बहुत ज़रूरी है, वक्त की ज़रूरत है। क्या इसका भारत से कोई मुस्बत जवाब आएगा?
इस पर बात करने के लिए आज मेरे साथ दो मौजूद मेहमान मौजूद हैं। दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका ज्वाइन करने के लिए, और साबिक सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं जाहिद हफीज़ साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो मोदी का बैकग्राउंड है सर, सब जानते हैं, अगर बैकग्राउंड की बात की जाए किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। आपको क्या लगता है कि इस बार मोदी अपनी कमिटमेंट पर कायम रहेगा? क्या मकसद हो सकता है इस खत के पीछे? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहिबा। आपने जिस तरह अभी अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि इस दफ़ा पाकिस्तान डे के हवाले से इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने पाकिस्तान डे पे मुबारकबाद दी पाकिस्तान के अवाम को, साथ उन्होंने अमन की ख्वाहिश का भी इजहार किया। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उसका जवाब ख़त में गया, जिसका भी आपने ज़िक्र किया। प्राइम मिनिस्टर ने उनका शुक्रिया अदा किया ख़त लिखने पे, और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की अवाम की तरफ से भी अमन की ख्वाहिश का इज़हार किया। तमाम हमसाया ममालिक के साथ बेहतरीन ताल्लुकात, कोऑपरेशन पे मुबनी ताल्लुकात की बात की। लेकिन साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि हम ये समझते हैं कि खित्ते में अमन के लिए ज़रूरी है कि तमाम आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ की रेजोल्यूशन हो। और साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने ये बात भी की कि एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ज़रूरी है ताकि एक मीनिंगफुल डायलॉग हो सके, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो भी डायलॉग हो वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड हो, मीनिंगफुल हो, उसके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का होना भी ज़रूरी है। जी डॉक्टर, सही ठीक है। जनरल साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने जाहिद हफीज़ साहब को भी सुना। अब सर, ये जी क्या कोई बैनुल अक़वामी ताकत चाहती है कि जी पाक भारत ताल्लुकात किसी भी तरह बेहतरी की तरफ जाएं? अमेरिका तो वैसे ही भारत की पुष्पनाई करता है, सबको पता है। चीन के खिलाफ भी अमेरिका ने भारत को ही सपोर्ट किया। पाक भारत ताल्लुकात बेहतर होंगे तो अमेरिका को इससे कुछ हासिल होगा, क्या समझते हैं आप? पहले एक छोटी सी तस्वीर तो नहीं एडिशन कर दूं। आप दोनों ने उस चीज़ को मिस किया है कि इमरान खान साहब ने अपने खत में ये भी लिखा है, जब कहा कि भी आपस के हमारे मसाइल हल होने चाहिए, खासकर कश्मीर का मसला। ये उन्होंने कश्मीर का लफ्ज अंदर डाला, कम से कम जो मैंने पढ़ा लेटर उसमें तो ये है। मुझे नहीं पता कि आप दोनों ने क्यों मिस किया है कश्मीर को। तो बात यह है कि अच्छा, मैंने वैसे कश्मीर के हवाले से बात की है स्टार्ट में। जी मैंने बताया कि कश्मीर समेत जितने भी जो मसाइल हैं और तलब उन तनाज़ात को हल करना है। जी मैंने वो अपने इंट्रो में बताया। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इमरान खान साहब ने उसका जिक्र किया। लिहाजा वो जो चहमगोइयाँ थी कि क्या हमने कश्मीर पर कोई कॉम्प्रोमाइज कर लिया और हम दोस्ती करना चाह रहे हैं, वो जरा थोड़ा सा एड्रेस्ट हो गया। देखिए, इसमें तो कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान कभी भी आपस में बातचीत करके कोई मसला हल नहीं कर पाया आज तक। लिहाजा ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जिन लोगों का ख्याल है कि इसके पीछे और मुहर्रिकात हैं और ताकतें हैं। और आपने जैसे कहा, अमेरिका बेशक वो यूं ही कर रहा बज़ाहिर, लेकिन अमेरिका ही इसके पीछे है। और आपने ये भी दुरुस्त कहा कि अमेरिका उनका स्ट्रेटेजिक हलीफ है, और वो अल्टीमेटली अगर हमने मान ली उसकी आर्बिट्रेशन या उसका दरमियान में आना, तो सवाए हजीमत के हमें कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो हिंदुस्तान की साइड लेगा। ये मेरी असेसमेंट है, गलत हो सकती है। दूसरी बात ये है कि अब देखिए, अच्छा सॉरी मैं जरा सा आपकी बात काट रही हूँ। जैसे अमेरिका, ठीक है, अमेरिका अगर ये चाहता है तो अमेरिका को इससे क्या हासिल होगा? ये सवाल बड़ा अहम है, बड़े लोग इसका जवाब तलाश कर रहे हैं। आप बड़ी नजर रखते हैं आपका क्या तज्जिया है कि अमेरिका को इससे क्या हासिल होगा? बहुत ऑब्वियस है इसका अमेरिका को क्या। देखिए, अमेरिका के इस खित्ते में इंटरेस्ट क्या है? दो इंटरेस्ट हैं बड़े। एक तो चीन को एक सर्कमवेंट करना, उसके सामने बुलवाक खड़ा करना हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान की अगर फोकस पाकिस्तान की तरफ भी रहे, चीन की तरफ रहे, तो वो प्रॉब्लम है हिंदुस्तान को। फिर अगर हिंदुस्तान को प्रॉब्लम है तो वो अमेरिका को भी प्रॉब्लम है। दूसरी बात, अमेरिका जो नहीं कर सका अफगानिस्तान में खुद, अब वो गंदा काम, अगर मुझे आप इजाजत दें लफ्ज इस्तेमाल करने की, पाकिस्तान से करवाना चाहता है। तो पाकिस्तान को कोई लॉलीपॉप देना पड़ेगा तब वो काम करेगा, वरना वो क्यों काम करेगा? तो अमेरिका का तो इंटरेस्ट बिल्कुल वाज़ेह है इसके अंदर जो भी है। और हमें ये सोचना चाहिए कि देखें, कोई जुल्म सितम बंद नहीं हुआ मकबूजा कश्मीर में। जो वो डेमोग्राफिक चेंजेस लेकर आ रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं हुई, कोई उसका जिक्र नहीं हुआ। जो मोदी ने जाके जो बांग्लादेश में बात की, उससे जाहिर है कि उनका रवैया क्या है। हमने तिजारत शुरू करने का इंदिया दे दिया है, तो क्या
हम जो चीखें हैं कश्मीरियों की, जो वहाँ पर रेप्स हैं, जो वहाँ पर चेंजेस आ रही हैं, उन सब को भूल कर ये सारा काम शुरू करेंगे? मेरा ख्याल ये नो गो है और किसी तरीके से पाए तकमील को नहीं पहुंच सकेगा। जिन लोगों ने हर चीज से आंखें बंद करके सिर्फ इकोनॉमिक प्रोग्रेस को अपना बना लिया ऑब्जेक्टिव, वो मेरा ख्याल वो पाकिस्तानी अवाम से भी मार खाएंगे और कश्मीरी अवाम से भी मार खाएंगे। सही। अच्छा जाहिद साहब, आपके तरफ आना चाहूँगी। एक अहम पॉइंट रेज किया है जनरल साहब ने, आपने भी सुना। अच्छा, सी पैक के तनाजुर में अगर बात की जाए तो पाक भारत ताल्लुकात को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि भारत को तो सी पैक बहुत खटकता है, भारत को हमेशा सी पैक पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे और आइंदा भी रहेंगे। जी, मैं सबसे पहले तो इस पे बात करना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट के ऊपर पोजीशन है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट के ऊपर जो पोजीशन है उसमें बिल्कुल कोई तब्दीली नहीं है। हम ये समझते हैं कि दैट पोजीशन इज़ एंकर्ड इन द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस। अब ये सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस ये कहती हैं कि जी एक प्लेबिसिट होगा अंडर द यूएन ऑस्पिसेस और उसमें कश्मीरी अवाम को ये हक दिया जाएगा कि वो अपनी फ्यूचर का फ़ैसला कर सकें। अब ये जो बातचीत का सवाल है, पाकिस्तान ने तो कभी भी बातचीत से इनकार नहीं किया। पाकिस्तान ये समझता है कि उसकी एक इंतहाई प्रिंसिपल्ड और मजबूत पोजीशन है। देखें, निगोशिएटिंग टेबल से कौन राह फरार इख्तियार करता है? जो पार्टी ये समझती है कि उसकी पोजीशन वीक है। पाकिस्तान की कश्मीरियों की हम ये समझते हैं कि इंतहाई मुस्तहकम पोजीशन है जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट के ऊपर, इसलिए हम ये समझते हैं कि इसका हल जो है वो बातचीत के ज़रिए ही मुमकिन है। अब जब हम बातचीत को रिज्यूम करने की बात करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह अपने ख़त में कहा कि मसला कश्मीर जो है वो बुनियादी मसला है, उसका हल ज़रूरी है और बातचीत भी उस मसले के हल के लिए की जाए और उस मसले के हल की तरफ चीज़ों को लेके जाने के लिए की जाए। इससे पहले आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर ने जब इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में बात कर रहे थे तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बुनियादी मसला जम्मू एंड कश्मीर का तनाज़ा है। तो हम दोबारा ये बात मैं आपसे के तवज्जो से ये कहना चाहूँगा कि जब प्राइम मिनिस्टर आए हुकूमत में तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि भारत अगर अमन की तरफ एक कदम उठाता है तो पाकिस्तान 2 कदम उठाएगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो कदम अमन की तरफ हो। पाकिस्तान ये समझता है कि ख़ित्ते में अमन तभी मुमकिन है जब आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ और आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ में कोर इशू जम्मू एंड कश्मीर का है, जब उसके हल की बात होगी तो उसी वक्त जो है वो एक बामानी मुज़ाकरात मुमकिन हो सकेंगे जी पाकिस्तान और भारत के दरमियान। अब आपने बात की ठीक है। अच्छा जनरल साहब, बड़ा अहम पॉइंट रेज जी 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 जाहिद साहब कंप्लीट कीजिएगा। जी जी, आपने सी पैक के हवाले से बात की, उसमें हम ये समझते हैं कि सी पैक BRI का एक सिग्नेचर इवेंट है और ये ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के लिए, चाइना के लिए, बल्कि पूरे खित्ते के लिए हम ये समझते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। उसमें इकनॉमिक कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो हमारा रीजन दुनिया के उन रीजन में से है जो कि लीस्ट इंटीग्रेटेड हैं इकनॉमिकली, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसमें इकनॉमिक इंटीग्रेशन, इकनॉमिक कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए। और दूसरा हम ये समझते हैं कि ख़ित्ते के अवाम के लिए नई इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है, तिजारत बढ़ाने की ज़रूरत है, उसके लिए सी पैक का इंतहाई अहम रोल है। हम ये समझते हैं कि दुनिया के तमाम ममालिक, चाहे वो रीजन में हो या बियॉन्ड रीजन हो, वो सब सी पैक के प्रोजेक्ट को इसी नुक्ता नज़र से देखेंगे। जी फिज़ा। ठीक है जी, ठीक ठीक। जनरल साहब, आपने अहम पॉइंट इन्होंने जो रेज़ किया आपने सुना। अब जनरल साहब, आपकी भी बात आपने जो पहले की बड़ी क्लियरली की कि मकबूजा कश्मीर जो है वो सबसे बड़ा मसला है। अगर दोनों ममालिक के ताल्लुकात की बात की जाती है कि बेहतरी की जानिब जाएंगे, तो अगर मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आती है तो फिर कैसे ताल्लुकात, फिर कैसी बेहतरी? और अगर वो बात ही नहीं करते, मकबूजा कश्मीर वाले इशू पे टेबल टॉक नहीं करते, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि फिर बेहतरी की तरफ ताल्लुकात जाएंगे? देखें, जो भाई बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं कि आखिर ताल्लुकात की बेहतरी के लिए भी शुरू तो बातचीत ही से होगी ना, और वो बातचीत जब शुरू करेंगे तब पता चलेगा कि वो बेहतरी की तरफ जाने को तैयार हैं या नहीं। उस पर तो बिल्कुल कोई इतराज नहीं है। हाँ जी, कितने से इस पर तो कोई इतराज नहीं, किसी को भी नहीं होना चाहिए कि जी अमन होना चाहिए और अमन की तरफ पहला जो स्टेप है वो बातचीत ही है।
लेकिन यहाँ तो दूसरा स्टेप उठा लिया गया है ना। यहाँ तो आपने उनके साथ तजारत शुरू कर दी है। आपने कहा है कि हम ये चीजें उनसे खरीदेंगे, उनसे लेंगे, उनकी बरामद की इजाजत देंगे, दरामद की। और जबकि मकबूजा कश्मीर में देखें, ये साइमल्टेनियसली चीजें होनी चाहिए। हम कहते हैं जी बातचीत हम शुरू करते हैं, ठीक है, इट्स गुड, क्योंकि अमन के लिए बातचीत करनी है। फिर पहला एजेंडा ये होना चाहिए कि अमन और जुल्म इकट्ठे आगे नहीं बढ़ सकते। आप जुल्म बंद कीजिए, हम अमन की अगली बात करते हैं। यानी आपकी बात से मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ आपकी इजाजत से। जनरल साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपकी बात से ये कंक्लूड किया जा सकता है कि आपका कहने का मतलब ये, आप मजीद ज़रा क्लियर कर दीजिएगा कि मुझे तो समझ आ रही है कि तिजारत वो नेक्स्ट स्टेप है, तिजारत वाली बात से पहले कश्मीर के मामले पर क्या बात होगी वो क्लियर हो जाना चाहिए कि वो उस पर आया कि बात करते हैं नहीं करते, कश्मीर में का सिलसिला बंद करते हैं नहीं करते, उसके बाद तिजारत की कोई बात की जाए। जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में बड़ा क्लियरली कहा था कि 370 को बहाल किया जाए, जो उसको एब्रोगेट किया गया है, उसके वो फिर माहौल बनता है बातचीत का ना। उन्होंने वो किया है, वहां पर वो डेमोग्राफिक चेंजेस लेकर आ रहे हैं। और खुद को तो वो कश्मीर का सफीर भी कहते हैं ना, उन्होंने कहा था मैं कश्मीर का सफीर बन के अब ये केस खुद लड़ूंगा, ये भी उन्होंने कहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा केस लड़ा है। हमारी फॉरेन पॉलिसी के भी मैं तारीफ करूंगा। बिल्कुल लड़ा है, बाकी वज़ीर आज़म तो पहले रहे हैं, उनकी निस्बत तो बहुत अच्छा। हाँ जी, फिर देखें आपने इसीलिए आपने वापस बुलाए हैं एम्बेसडर्स जो हाई कमिश्नर हैं, 370 उसके बाद के जो वाकयात हैं उसके ऊपर। तो अगर तो कोई तब्दीली आई है ऑन ग्राउंड तो फिर हमें भी ऑन ग्राउंड तब्दीलियां लानी चाहिए। बातचीत पर तो किसी को कोई इतराज नहीं है, बातचीत किए बगैर तो आप ये पता ही नहीं लगा सकते कि उनकी नीयत क्या है। लेकिन मैं 2-3 बातें बताना चाहूंगा। एक तो हिस्ट्री देख लीजिए कि हिंदुस्तान ने तब सिर्फ बातचीत की है पाकिस्तान से जब उसको तकलीफ पहुंची है। 47-48 में जब कश्मीरी बढ़ रहे थे श्रीनगर की तरफ, वो तब गए थे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भागे भागे। उसके बाद भी जब मुशर्रफ के जमाने में उनको तकलीफ पहुंच रही थी, जिस किस्म की पहुंच रही थी आप जानती हैं। इस वक्त उनको कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि कश्मीरी तकलीफ में है और हम तकलीफ में है। तो जब आप तकलीफ में हो और बातचीत पर आमादा हो जाए तो फिर ऐसा लगता है कि आपने किसी चीज पर कॉम्प्रोमाइज किया, जो कि मैं नहीं कहता कि कॉम्प्रोमाइज किया, अल्लाह ना करे कि किया हो। लेकिन अगर आपने तजारत शुरू कर दी तो फिर कॉम्प्रोमाइज दीवार पे लिखा हुआ है, फिर कॉम्प्रोमाइज दीवार पे लिखा हुआ है। ठीक है जाहिद साहब, आप इस बात से अग्री करते हैं? उन्होंने कहा तिजारत शुरू कर दी फिर तो कॉम्प्रोमाइज़ दीवार पे लिखा है। बिल्कुल क्लियर बात है कि कॉम्प्रोमाइज़ हुआ अगर तिजारत शुरू हो जाती है कश्मीर के मसले पे बात किए बगैर। और ये जो वाकई जो तिजारती ताल्लुकात की राह हमवार करने वाली बात है, इससे पाकिस्तानी मईशत पर क्या असरात होंगे? और वही बात उनके वाली, फिर अगर ये हम तिजारत वाले स्टेप पे जाते हैं, उस पहले वाले स्टेप को निगलेक्ट करके, इग्नोर करके, कि उस पर उनकी संजीदगी हम देख ही नहीं रहे कि आया कि वो उसमें कुछ करेंगे नहीं करेंगे, कश्मीर से अपनी फ़ौज निकालेंगे, कश्मीरियों को हक़ खुदरादियत देंगे नहीं देंगे, तो फिर हम कश्मीरियों की कितनी दिलजारी करेंगे? देखें फिजा, सबसे पहले तो जनरल साहब ने जो बात की मैं उससे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि जबर और अमन इकट्ठे नहीं चल सकता। इसीलिए जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना के अंदर क्लियरली लिखा, क्रिएशन ऑफ एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट इज इम्पेरेटिव फॉर अ कंस्ट्रक्टिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड डायलॉग। अब इससे क्या मुराद है? हम ये कह रहे हैं कि हमने अगर बातचीत करनी है, एक बामानी बातचीत करनी है, एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड डायलॉग में जाना है, तो उसके लिए एनेबलिंग एनवायरनमेंट होना ज़रूरी है। अब एनेबलिंग एनवायरनमेंट से हमारी क्या मुराद है? हम ये समझते हैं कि कश्मीर में, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में जो इस वक्त ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, जो वहाँ पे कश्मीरी लीडरशिप इनकार्सरेटेड है, तो हम ये समझते हैं कि उनके ऊपर जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उन सबको रेस्टोर होना चाहिए। तो वहाँ पे एनेबलिंग एनवायरनमेंट की, जब हम कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो हम बेसिकली कश्मीरियों के हकूक़ की बात करते हैं। और जहाँ तक जनरल साहब ने कहा कि जी कॉम्प्रोमाइज़, तो किसी किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फ़िज़ा, मैं बारहा ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि देखें, पाकिस्तान की तो एक प्रिंसिपल पोजीशन कश्मीर के ऊपर है। हम ये समझते हैं कि इसका हल होना चाहिए और इसका हल हुए बगैर ख़ित्ते में अमन मुमकिन नहीं है, रिज़ल्ट ओरिएंटेड मीनिंगफुल डायलॉग मुमकिन नहीं है। तो जब हम ये सब बात करते हैं तो हम अपनी उस प्रिंसिपल पोजीशन की रीइटरेशन करते हैं। तो इसलिए जो भी फ़ैसला किया जाएगा वो नेशनल इंटरेस्ट में किया जाएगा और कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान की जो प्रिंसिपल पोजीशन है वो, उसके ऊपर किसी किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ का सवाल ही पैदा नहीं होता।
ठीक है जी। अच्छा जाना साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब ये जो मोदी का इस तरह से ख़त लिखना, पाक भारत तिजारती ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाना, इसको चले अगर हम एक पॉजिटिव वे में देखें, ठीक है, वो आपने जो अभी इजहार किया वो बिल्कुल पाकिस्तानियों के दिलों की आवाज़ थी, जो आपने बोला कि जी उस मसले को हल किए बगैर, पहली सीढ़ी पे कदम रखे बगैर हम डायरेक्ट दूसरी या तीसरी सीढ़ी पे कैसे जा सकते हैं, कि तिजारत की बात कैसे हो सकती है जब तक हम कश्मीरियों के मसले को सीरियसली नहीं लेते, हम उनका नहीं देखते कि वो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो इस मसले को हल करना चाहते हैं या कि नहीं करना चाहते हैं, तिजारत की बात कैसे हो सकती है। लेकिन अगर एक और पहलू उसका देखा जाए कि वज़ीर आज़म जो भारत के, उनका ख़त लिखना, ये जो मामला यहाँ तक पहुँचे, इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कितनी एफर्ट आपको नज़र आती है, इसका आप कितना क्रेडिट देंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को। और दूसरी बात है कि जब वो यहाँ तक आ गए कि तिजारत तक आना चाहते हैं, ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं, तो उन्होंने इमरान खान साहब की वो स्पीचेस भी सुनी होंगी जब इमरान खान साहब ने खुलकर कहा कि मैं कश्मीर का सफ़ीर हूँ, कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, तो फिर उस पर भी ज़ाहिर बात है उन्होंने कोई ना कोई कान तो धरे होंगे, कोई ना कोई बात तो उनके ज़हन में भी होगी, कुछ ना कुछ बात तो होगी। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब ने कश्मीर के मसले को उजागर किया है और जितने शद्द-ओ-मद के साथ उजागर किया है और जिस तरीके से पूरी दुनिया से पजीराई मिली है, आपको पता है इंतजार हमें काफी करना पड़ा, लेकिन मॉरल सपोर्ट आना शुरू हुई है जब बहुत सारे एक्सपोजर हो गए ह्यूमन राइट्स के और EU डिसइंफॉर्मेशन लैब के और गोस्वामी के लीक्स और सब कुछ। मेरा ख्याल ये सब कामयाबी हैं पाकिस्तान की जिस तरीके से भी देखा जाए। लेकिन होता ये है कि सभी ये लोग कहते हैं कि आपका ईमान वो नहीं है जो आप कहते हैं, आपका ईमान वो है जो आप करते हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कश्मीर का मसला हल होने के बाद उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाना शुरू करें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप पहली बातचीत सिर्फ ये करें कि आप कश्मीर का मसला तो हल होगा सो होगा, आप उन पर जुल्म सितम बंद कीजिए और इसके बाद फिर आप जो मर्जी कर लें, नेक्स्ट स्टेप ले लें। आप कह जी सियाचिन का बात कर लेते हैं, उसकी बात कर लेते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर आप कश्मीरी बहन हो और वहाँ पर आपके साथ जुल्म हो रहा हो, वहाँ पर औरतों के रेप हो रहे हो, वहाँ पे लोगों को शहीद किया जा रहा हो और आप कहें कि हम आपसे चीनी खरीदेंगे, हम आपसे प्याज खरीदेंगे, तो ये जो अमलन आप बात कर रहे हैं उसकी नफी कर रहे हैं जो आपने कही थी। आपने कहा था कि पहले माहौल बने, मैं आपसे टोटली एग्री करती हूं, अपने मसाइल पे बात करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बात ये है कि इस बात को क्लियर मैंने कहा मैं आपसे टोटली एग्री करती हूं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, तो जाहिद साहब एक मिनट, जनरल साहब ने बड़ा अहम पॉइंट रेज किया, मैं उनसे एग्री करती हूँ कि अगर जी जनरल साहब कंप्लीट कीजिएगा। जी एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा CPEC के मुतालिक, आपने उसमें सवाल किया था, अंदर रह गया, वो ये है कि CPEC के खिलाफ है अमेरिका, जी प्लीज, CPEC के खिलाफ है हिंदुस्तान, और आपको ये भी पता है हिंदुस्तान और अमेरिका जो है मिलकर चीन को सरकमवेंट करना चाह रहे हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता हमारा इतना गहरा दोस्त चीन, अगर उसको ये एहसास हुआ कि ये आप क्या करने जा रहे हैं, जो हिंदुस्तान के साथ पींगे बढ़ाना शुरू कर दी हैं और आप कश्मीरियों का इंतज़ार किए बगैर कि उन पर जुल्म सितम बंद और अमेरिका के कहने पर आप ये सारे काम कर रहे हैं, क्या चीन से नहीं हम चीनी मंगवा सकते या कहीं और जगह से नहीं हो सकता? हमने ज़रूर हिंदुस्तान से चीनी लेनी है। तो ये मेरी बहन, ये इतनी सिंपल बातें नहीं है। ये मैं अलबत्ता मानता हूँ कि अगर इस ऐलान के बाद, इससे पहले कि चीनी की एक्चुअल दरामद शुरू हो जाए, हम ये इंतज़ार करें कि वहाँ से भी कोई पॉजिटिविटी आए, तो फिर तो इसमें कोई शक नहीं, अच्छी बात है, बातचीत होनी चाहिए, अमन होना चाहिए, वरना यहाँ के लोग हमेशा इसी उसमें घिरे रहेंगे। लेकिन अगर 70 साल की शहादतें और कुर्बानियों को पसे पुश डालकर और जो मौजूदा जुल्म सितम हो रहा है उसको पसे पुश डालकर आप कहें जी नहीं आए हम तो अपनी दोस्तियां आगे बढ़ाते हैं, बहुत ही अफसोसनाक बात है। ठीक है, बहुत अफसोसनाक बात है। जाहिद साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, लास्ट सवाल पूछना चाहूँगी, फिर आप दोनों से मैं इजाज़त लूँगी। अच्छा, उन्होंने बड़ा अच्छा हम पॉइंट रेज़ किया कि अगर वाकई वो जो कश्मीरी लोग हैं उन पर इतना जुल्म किया जा रहा है, कश्मीरियों पर वो जिस्मत दरी के वाक़यात पेश आते हैं, ख़वातीन की बेहुरमती की जाती है, लाखों माओं ने अपने बेटों की कुर्बानी दी, सेक्रीफाइस किया, अभी भी लाशें उठती वहाँ पर, लाखों की तादाद में भारतीय फ़ौज वहाँ पर मुसल्लत है, अगर हम उनके साथ तिजारत शुरू कर दें तो कश्मीरियों की कितनी दिल आज़ारी है। मतलब फिर वो ये लगेगा ना कि वो जो एक मुहावरा है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि हमारे अमली इक़दामात ये कि हम तिजारत कर रहे हैं, अल्फाज ये कि हम कश्मीर का मुकदमा लड़ेंगे। अफसोस करेंगे, अफसोस के साथ मैं बात कह रही हूँ, मुझे प्राइम मिनिस्टर की नीयत पे शक नहीं है, वो बड़े दिल से उन्होंने तमाम बातें की, दिल की आवाज़ थी, तभी दिलों को जाके छुआ उस आवाज़ ने। कश्मीरी बड़े खुश थे इस बात पे कि चले पाकिस्तान को कोई प्राइम मिनिस्टर खुल के हमारी बात कर रहा है। माजी में ऐसे वज़ीर आज़म रहे हैं कि वो बात ही नहीं करते थे, चिट पे जो लिख दिया जाता था कश्मीर का नाम ही नहीं होता था, कुलभूषण का नाम नहीं लेते थे जाके वहाँ पे। तो अभी प्रैक्टिकली जब ये हो जाएगा, इंटेंशनली कह दें अनइंटेंशनली कह दें, सिचुएशन जो भी बन गई, हालात जो भी बन जाए, लेकिन उससे तासुर क्या जाएगा, कश्मीरियों को क्या तासुर जाएगा?
फिज़ा, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ऐसा कदम उठाया नहीं जा सकता जिससे कश्मीरियों की दिल आज़ारी हो। हम ये समझते हैं कि जो कश्मीरियों के ह्यूमन राइट्स हैं वो नॉन निगोशिएबल हैं। पाकिस्तान का कश्मीरियों से ताल्लुक़ और कश्मीरियों का पाकिस्तान से जो ताल्लुक़ है वो आप सबके सामने है। अभी पाकिस्तान डे पे पूरे कश्मीर में पाकिस्तान के परचम लहराए गए। फ़िज़ा, मैं आपसे शेयर करूं कि जब वहाँ पे कश्मीरी शहीद होते हैं तो उनकी ये विल होती है कि हमें पाकिस्तानी फ़्लैग में, पाकिस्तानी झंडे में दफनाया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बिल्कुल होता है, कभी भी इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते। कश्मीरियों की दिल आज़ारी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखें, किसी किस्म की जो है वो इसमें शक की तो गुंजाइश नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली जब इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में बात की तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हम पूरे ख़ित्ते में अमन चाहते हैं, हम बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन उसके लिए बुनियादी जो मसाइल हैं उनका हल ज़रूरी है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि बुनियादी मसला पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर है। फिर उन्होंने अभी जो ख़त लिखा जो कि सिर्फ 2 दिन पहले 29 अगस्त को, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि जी हम ये समझते हैं कि मसला कश्मीर का हल होना ज़रूरी है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि उसके लिए एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाना ज़रूरी है। तो जब एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने की बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर, हुकूमत पाकिस्तान बात करती है, तो उससे हमारी ये मुराद है कि जी वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का बंद होना ज़रूरी है। पाकिस्तान ने हर फोरम के ऊपर ये ह्यूमन राइट्स का इशू उठाया और पाकिस्तान ये इशू उठाता रहेगा। आपने ये भी देखा कि 5 अगस्त 2019 से लेकर अब तक जो है वो 3 मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के अंदर ये सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये इशू उठाया गया। यूएन की जितनी ह्यूमन राइट्स मिशनरी है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, वहाँ पे ये इशू उठाया गया। जितनी ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे ये बात की गई। इंटरनेशनल मीडिया, तो आज जो ग्लोबल ओपिनियन है वो पूरी दुनिया कश्मीरियों के जो हुकूक है उनकी बात कर रही है। तो आप इस चीज़ का यकीन रखें कि कश्मीरियों किसी किस्म की कोई जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ का सवाल ही पैदा नहीं। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। जाहिद हफीज़ साहब और जैनब साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।